नमस्कार। मैं नेहा दहिया बतौर सीनियर सिविल जज कोर्ट नंबर 1 जिला न्यायालय हमीरपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को वरिष्ठ नागरिकों के लिए व माता पिता के भरण पोषण व कल्याण हेतु जो कानून बनाया गया है उसके विषय में जानकारी दूंगी। भरण पोषण या मेंटेनेंस, इसका मतलब है आहार, निवास, वस्त्र, चिकित्सा उपचार, इस पर होने वाला खर्चा। बात उठती है कि इस अधिनियम की जरूरत भारत में क्यों पड़ी। हम सभी जानते हैं कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़ों का सम्मान किया जाता था, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता था, उनकी देखरेख में पूरा परिवार आगे बढ़ता था। परंतु बदलते वक्त के साथ युवा पीढ़ी की सोच में बहुत बदलाव आया है। वे बड़े बुजुर्गों को बोझ मानने लगे हैं, उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं या वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष में यह कानून लागू किया गया। यह कानून उन नागरिकों के ऊपर भी लागू किया जाता है जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं पर हैं भारतीय। इस कानून में कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है या माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ या पौत्र पौत्री के खिलाफ खर्चे का आवेदन कर सकते हैं। माता पिता सगे भी हो सकते हैं, ततक भी हो सकते हैं और सौतेले भी हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक अगर निसंतान है पर अपनी उसके पास कोई आय नहीं है या संपत्ति तो है पर उससे इतनी आय नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके, तो वह अपने किसी नातेदार या रिश्तेदार के खिलाफ भी खर्चे का आवेदन कर सकता है। परंतु ये जरूरी है कि वह रिश्तेदार या तो उस वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में हो या फिर ये प्रतीत होता हो कि कल अगर वरिष्ठ नागरिक इस दुनिया में नहीं रहेगा तो वह नातेदार उसका वारिस बनेगा, उसकी संपत्ति का वारिस बनेगा। ऐसे रिश्तेदार के खिलाफ, चाहे वो एक है या एक से अधिक है, खर्चे का आवेदन किया जा सकता है। खर्चे का आवेदन वरिष्ठ नागरिक खुद भी कर सकता है और अगर वो अशक्त है तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य संगठन के द्वारा जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत या किसी अन्य कानून के तहत रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, भरण पोषण अधिकरण खुद भी इस बात का संज्ञान ले सकता है। कहाँ पे यह आवेदन होगा? या जहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक है वो खुद निवास कर रहा हो या उसने अंतिम बार निवास किया हो या फिर दूसरा पक्षकार जहाँ पे निवास कर रहा हो, दोनों ही जगह में इस तरह का आवेदन किया जा सकता है। आवेदन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास होगा जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर उपमंडल अधिकारी होगा, सब डिविजनल ऑफिसर होगा। जैसे ही उसके पास आवेदन किया जाएगा वे दूसरी पार्टी को इस बात का नोटिस भेजेगा, सूचना देगा। दूसरी पार्टी आएगी, जांच की जाएगी और फैसला सुनाया जाएगा। पर अगर दूसरी पार्टी नहीं आती है तो एक तरफा कार्रवाई भी हो सकती है। इसी बीच जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है उसके पास इतनी शक्ति है कि वह इस मैटर को कंसिलिएशन ऑफिसर, सुलह अधिकारी के पास भेजे। सुलह अधिकारी दोनों पार्टी से बातचीत करके, समझौता करके वापस इसी केस को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में भेज सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास समझौता पहुंचता है तो वो इस पे भी फैसला सुना सकता है। पर अगर समझौता नहीं होता तो पूरी जांच की जाती है, साक्ष्य लिया जाता है और फिर फैसला सुनाया जाता है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर्स है, इतनी शक्तियां हैं कि वो मैक्सिमम 10,000 रुपए का इसमें खर्चा लगा सकता है। साथ ही साथ साधारण ब्याज दर पे भी खर्चा लगेगा, यानी कि मिनिमम 5% और मैक्सिमम 18% ब्याज दर पे भी फैसला किया जा सकता है। अगर कोई पक्षकार इस फैसले की अवहेलना करता है, आदेश को नहीं मानता है, वो मान सकता है लेकिन नहीं मानता है, तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां हैं, इवन सिविल जज की सारी शक्तियां हैं। वारंट जारी करेगा और जुर्माना वो ले सकता है। और अगर कोई पार्टी पैसा नहीं देती है तो 1 महीने का उसको कारावास भी हो सकता है। ये सारी शक्ति मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास है। और ये जरूरी है कि जैसे ही दूसरी पार्टी को नोटिस चला जाता है वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास आती है, उसके 90 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाए। हाँ, अगर कोई पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, खुश है या नहीं है खुश, तो वो अपील दायर कर सकती है जिला मजिस्ट्रेट के पास 60 दिन के अंदर अंदर। इसी कानून में एक प्रावधान है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो क्या प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिक अगर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान में देता है या उसे अपनी संपत्ति दे देता है, इस शर्त के साथ कि जिस व्यक्ति को संपत्ति गई है वह उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, उसका भरण पोषण करेगा, परंतु वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को, ऐसी ट्रांसफर को रद्द भी किया जा सकता है। ये माना जाएगा कि उस वरिष्ठ नागरिक के साथ छल कपट हुआ है, उसके ऊपर किसी का प्रभाव है या दबाव है और तब ये ट्रांजैक्शन हुई है और इस ट्रांजैक्शन को रद्द किया जाएगा।
इसके अलावा इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी देखरेख में कोई वरिष्ठ नागरिक रह रहा है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर है और वह उस वरिष्ठ नागरिक को कहीं पे छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, इस आशय के साथ कि मैंने उसको नहीं संभालना है, और वो पकड़ा जाता है, तो कम से कम उसे 3 महीने कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों चीज़ें उस पर लागू हो सकती है। तो ये जो अधिनियम बनाया गया है, ये वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, माता पिता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसमें चाहे तो आप मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं या फिर 125 सीआरपीसी के तहत भी खर्चे का आवेदन ये लोग कर सकते हैं, परंतु दोनों कानून के तहत ये खर्चे का आवेदन नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपने एक कानून के तहत इस खर्चे का आवेदन करना है। और मान लीजिए सिविल न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर पास हो जाता है, कोई फैसला हो जाता है और वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास पहुंचता है, तो जो उन्होंने कोई फैसला किया है उसको रद्द भी किया जा सकता है या फिर उसमें कोई चेंजेस भी की जा सकती है। तो ये सारे प्रावधान इस अधिनियम में है। अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और यही कानून उनमें से एक है, पर कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्गों को इस तरह का कानून की ज़रूरत ही ना पड़े। हम उन्हें अपने साथ रखें, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें जैसे उन्होंने हमारा रखा जब हम छोटे थे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद।